नमस्कार कशिश में बहुत बहुत स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ, सहयोगी अरुण चौरसिया भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज का दिन बिहार वासियों के लिए, पूरे बिहार के लिए काफ़ी खास होने वाला है। खास इसलिए होने वाला है क्योंकि आज बिहार का बजट 2022 और 23 वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद पेश करने वाले हैं। दूसरी बार यह बजट वो पेश करेंगे और पूरे बिहार की नजरें निगाहें जो है वो टिकी हुई है कि इस बार के बजट में बिहार को क्या कुछ मिलेगा, किसानों को क्या मिलेगा, आम लोगों को क्या मिलेगा, व्यवसायियों को क्या मिलेगा। तो इस खबर में हम यही चर्चा करेंगे कि इस बजट को लेकर के उम्मीदें क्या है लोगों की, वो उम्मीदें कितनी पूरी हो सकती है। और इस बजट की अगर बात करें तो इस बार के बजट को लेकर के उम्मीद है कि 10% जो बजट का आंकड़ा है वो और ज़्यादा होगा, यानी कि 10% जो बजट का आकार होगा वो और बड़ा होगा। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इससे पिछले साल जो बजट पेश किया गया था तो उस वक्त 2.18 लाख करोड़ का जो बजट है वो पेश किया गया था, लेकिन इस बार उम्मीद जताई जा रही है कि उससे ज़्यादा आकार का जो यह बजट है वो पेश किया जाएगा। साथ ही कई जो अन्य खर्चे हैं, पेंशन का, वेतन भुगतान का, वो भी किया जाना है। साथ ही आपको बता दें कि जो कृषि है, कृषि क्षेत्र हो या फिर जो आधारभूत संरचना है, उस पर बढ़ावा देने के लिए जो जोर है वो इस बजट में दिया जा सकता है। बहरहाल समझने की कोशिश करेंगे अरुण चौरसिया से कि इस बार का जो बजट है वो बिहार वासियों के लिए कितना खास है और क्या कुछ इस बजट में देखने को मिल सकता है। अरुण, देखिए, कोई भी बजट होती है, चाहे भारत सरकार का आम बजट हो या राज्य सरकार का, तो कहीं न कहीं आम लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती है। और इस बजट में एक साल के लिए, अगले एक साल, जैसे कि आज जो बजट पेश होना है, बिहार सरकार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद अपना दूसरा बजट आज पेश करेंगे। तो इस बजट में अगले एक साल में सरकार का क्या लक्ष्य है, किस मद में किस विभाग को प्रायोरिटी दी जा रही है और किस विभाग को कितनी राशि का आवंटन होगा, ये सारा लेखा जोखा बजट में पेश किया जाता है। तो आज जी ये बजट पेश हो रहा है और जैसा कि आपने बताया कि ये उम्मीद है कि जो पिछला बजट का आकार था उसमें लगभग 10% की बढ़ोतरी हो सकती है। पिछला जो वित्तीय वर्ष थी, पिछली वित्तीय वर्ष 2021-22 में 2.18 लाख करोड़ का बजट था और इस बार अगर ये बढ़ोतरी होती है तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2.30 से लेकर 2.40 लाख करोड़ का ये बजट पेश हो सकता है। बजट में पहले आमतौर पर जब जीएसटी नहीं आई थी तो जीएसटी से पहले लोगों की उम्मीदें रहती थी और ये बजट में बताया जाता था, जैसे कि जब केंद्र सरकार आम बजट पेश करती थी तो उसमें भी करों में बढ़ोतरी या कम करती थी, जिससे कि कई जो सामान हैं, ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो महंगी और सस्ती होती थी। उसी तरह से जब राज्य सरकार बजट पेश करती थी उसमें भी जो राज्य सरकार का अपना टैक्स है उसमें कुछ बढ़ोतरी करती थी या कम करती थी तो उसका असर पड़ता था। लेकिन जब से जीएसटी आई है तब से अधिकांश जो सामग्री है वो जीएसटी के दायरे में है, तो इसलिए बहुत सामान की खरीद बिक्री में महंगाई या सस्ती होने का ये अब चांस बहुत कम रह गया है। बजट में इस पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, लेकिन जो प्रायोरिटी है वो तय की जाती है। जैसे इस साल जो है शिक्षकों का नियोजन हो रहा है, तो उम्मीद है कि शिक्षा के क्षेत्र में बजट की राशि बढ़ानी होगी, क्योंकि वेतन मद में या दूसरे मद में जो है वो ज़्यादा खर्च होगी। इसी तरह से नगर विकास है, कई नए नगर निकाय बनाए गए हैं, गठन हुआ है, तो उस क्षेत्र में राशि ज़्यादा दी जा सकती है। फिर अभी कोरोना का काल, अभी भी कोरोना पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो हेल्थ सेक्टर को और कैसे बेहतर किया जाए, इसको लेकर हेल्थ सेक्टर में राशि की बढ़ोतरी हो सकती है। तो इस तरह की कुछ प्रायोरिटी है जिसमें आम लोगों की भी उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ बेहतर करेगी। वहीं जो इसके जानकार हैं, आर्थिकी के जानकार हैं, वो भी अनुमान लगा रहे हैं कि चूंकि पिछला जो दो बजट था वो कोरोना की पूरी तरह से कोरोना का असर था, उसमें राजस्व जो है राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की दोनों की राजस्व में कमी काफ़ी हो गई थी, इसलिए काफ़ी परेशानी हुई थी सरकार को। लेकिन इस बार हालांकि कोरोना का काल अभी भी है, लेकिन इस बार अपेक्षाकृत ज़्यादा कर मिले हैं राज्य सरकार को। वहीं जो केंद्र के जो कर हैं उसमें भी उसका हिस्सा है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। यही वजह है कि लोगों को और सरकार को, लोगों को उम्मीद है कि पहले की अपेक्षा बेहतर बजट होगा, जिसमें
चाहे ये किसान हो या मजदूर हो या जो इधर हाल में जो उद्योग मंत्री बने हैं शाहनवाज हुसैन, वो भी कई इलाकों में नई इंडस्ट्री लगाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहे हैं। ये उम्मीद की जा रही है कि हो सकता है उद्योग विभाग के लिए भी ज़्यादा राशि आवंटित की जाए, जिससे कि इस क्षेत्र में भी अगर कोई बाहरी लोग आते हैं या सरकार अपने स्तर से कुछ करना चाहती है तो वो बेहतर तरीके से हो सके। बिल्कुल, तो कई सेक्टर पर फोकस करने की जरूरत होगी। एक सवाल हमेशा विपक्ष भी उठाता आता रहता है कि जो बजट की राशि आवंटित की जाती है वो बजट की राशि खर्च नहीं हो पाती है, तो इसको लेकर भी क्या लगता है कि जो राशि आवंटित की जाती है किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, उसे खर्च करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। अगर उस खर्च को हम नहीं कर पाते हैं तो शायद विकास का भी काम रुकता है, या फिर कैसे जो बजट ही सिर्फ हम नहीं बनाए, सिर्फ राशि आवंटित नहीं करें बल्कि उस खर्चों को भी करें। इसको लेकर के क्या लगता है कि सरकार कितना कदम उठाती है और किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करती है? देखिए राहुल, ये दोनों दो चीज़ है। बजट के लिए राशि का आवंटन करना एक अलग प्रोसेस है और उसका खर्च करना, क्योंकि जो खर्च होता है जिस मद में ये राशि दी जाती है उसी मद में खर्च करना होता है। आमतौर पर ये देखा जाता है कि कई ऐसे विभागें हैं जिसमें राशि की कमी हो जाती है, लेकिन कई दूसरे विभाग हैं जिसमें कुछ भी खर्च नहीं होता है, पूरा का पूरा पैसा बचा रह जाता है। लेकिन जो हमारे प्रावधान है उसके अनुसार है, जिस मद में राशि है आप उसी मद में राशि खर्च कर सकते हैं, दूसरे मद में नहीं कर सकते हैं। और जो कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी होती है वो अलग होती है, इसलिए दोनों दो चीज़ है। यही वजह कि कई बार देखा जाता है जो भारत सरकार पैसा भेजती है और पैसा फिर वापस हो जाता है। जो भारत सरकार भेजती है उसमें 100 रुपया अगर भेज रही है तो उसमें एक टर्म एंड कंडीशन बना हुआ है कि राज्य सरकार भी उसमें अपना है जो हिस्सा है, किसी में 25% का हिस्सा होता है, किसी मद में 50% का हिस्सा होता है। जब तक राज्य सरकार उसमें अपना हिस्सा नहीं देगी तब तक वो केंद्र की जो राशि है वो खर्च नहीं हो पाती है। यही वजह है कि कई बार सवाल उठते हैं, लेकिन इसमें कई तरह की तकनीकी जानकारियाँ हैं, तकनीकी जो प्रावधान है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाता है, लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं। और यही वजह है कि पैसे की जो राशि रहते हुए काम नहीं होता है लेकिन राशि लौट जाती है। तो एक जो सिस्टम है, सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे पास पैसा रहे, उसका सही रूप से खर्च हो और जिस मद के लिए वो पैसा राशि दी गई है उस मद में खर्च हो और उसका लाभ सरकार के साथ साथ आम लोगों को भी मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज का दिन काफ़ी खास जो है वो होने वाला है बिहार वासियों के लिए और बिहार के लिए। बजट से कई उम्मीदें हैं। बहरहाल जब आज कह सकते हैं कि भोजनावकाश के बाद से दूसरी पाली का जो वक्त है वो रखा गया है, जब बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद दूसरी बार यह बजट पेश करेंगे। इस बार का बजट का जो आकार है वो बड़ा होने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। तो आप तक हम बजट के तमाम जो ताज़ा अपडेट्स है वो पहुंचाते रहेंगे, क्या कुछ हो रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे फेसबुक पेज पर बने रहिए, इसको फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब चैनल पर भी लगातार हम खबरें लेकर के आपके लिए आते हैं। साथ ही हमारे टीवी स्क्रीन पर भी नज़र बनाए रखिए, तमाम अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे और बजट को लेकर के क्या कुछ ख़ास देखने को मिल रहा है और किस तरीके से यह बजट आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा या फिर आपको क्या कुछ मिला है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी आप तक पहुंच सकेगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।